नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको सेकंड हैंड कैमरा खरीदना है तो आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि सेकंड हैंड कैमरा एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने किसी भी मनी का इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रॉपर उस चीज़ का रिटर्न भी मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई एक गलत चीज़ अपने घर में ले आएँ और आपको पछतावा हो बाद में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेकंड हैंड कैमरा किन लोगों को लेना चाहिए। तो सेकंड हैंड कैमरा बेसिकली 2 तरह के लोगों के लिए यूज़फुल है। एक तो वो जिनके पास थोड़ी-सी फंड की कमी होती है, जो कि नए कैमरे की कीमत को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बाज़ार में काफ़ी अच्छी कंडीशंस में सेकंड हैंड कैमरे भी मिल जाते हैं। वो उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं और उससे भी उनको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। और दूसरा सेकंड हैंड कैमरा उन लोगों को लेना चाहिए जो कि कैमरे को फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, एक मॉडल एक ब्रांड ले लिया और 10-15 साल तक वो उसी मॉडल से काम चलाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हमेशा एक नया वर्ज़न मार्केट में जैसे ही आता है उनको उनकी ज़रूरत होती है। तो डेफ़िनेटली अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का कैमरा खरीदा और अगर आप उसको बेचने जाएँगे तो आपको 50-60 हज़ार से ज़्यादा उसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 50-60 हज़ार का कैमरा सेकंड हैंड खरीदा है तो उसका आराम से आपको 40 हज़ार 35 हज़ार जो भी एक 10-15-20% के डेप्रिसिएशन पे वो कैमरा आपका रीसेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हैंड कैमरे में डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सेकंड हैंड कैमरे में डेप्रिसिएशन वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप चाहें कि हर साल आपको अपना कैमरा बदलना है या हर साल आपको अपना कैमरा अपग्रेड करना है, तो भी आप सेकंड हैंड कैमरे के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताना शुरू करते हैं कि सेकंड हैंड कैमरा अगर आपको मार्केट से ख़रीदना है, तो आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे प्रिकॉशन में ये आता है कि आपको कैमरा हमेशा किसी भी वेल नोन पर्सन से लेना चाहिए। कभी भी किसी अनजाने आदमी से कैमरा लेने की कोशिश न करें। वेल नोन पर्सन में मतलब जैसे कि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो, आपके जानने वाले में से हो या आपके किसी के रेफरेंस के थ्रू अगर आपको कोई ऐसे पर्सन के बारे में पता चलता है जो कि अपना कैमरा सेल करना चाहते हैं, तो आप उनसे कैमरा ले सकते हैं। और इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं कैमरा सेल करने वाले। एक होते हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स और एक होते हैं जो अमेच्योर फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, शौकिया रखते हैं। ख़ास तौर पे जो कॉर्पोरेट एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं या जिनकी ट्रांसफ़रेबल जॉब होती है, जो छोड़ के इंडिया से कहीं और जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कैमरा खरीद तो लेते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसको सेल करना चाहते हैं। सेल करने की वजह बहुत सारी हो सकती है, या तो उनको अपग्रेड करना हो, क्योंकि अमेच्योर फ़ोटोग्राफ़र्स में भी इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे जो कि बहुत जल्दी अपना कैमरा अपग्रेड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए किसी ने एक वेरिएंट ख़रीदा है, उसको लगता है कि मार्केट में एकदम से एक दूसरा वेरिएंट आ गया है, तो आप ले सकते हैं उसको, क्योंकि वो अपना कैमरा बेच के हो सकता है दूसरा कोई वेरिएंट लेना चाहते हो। तो आपको इस तरह के लोगों से कैमरा खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड कोशिश करें कि आप अगर मान लीजिए इस तरह के कोई लोग नहीं मिलते हैं, तो सेकंड हैंड कैमरा के बेचने वाले डीलर्स भी मार्केट में होते हैं। बहुत सारे आपके ऑथराइज़्ड डीलर्स इस तरह के हैं जो कि आपको गारंटी भी देते हैं। इवन सेकंड हैंड कैमरे पे भी जो कैमरा डीलर्स होते हैं वो आपको 1 साल की या 2 साल की गारंटी देते हैं। उनसे भी आप हो सकता है उनके पास आपके कैमरे की कीमत 10% 15% ज़्यादा कॉस्ट की हो, लेकिन फिर भी वो वर्थ है, क्योंकि आपको एक जेन्युइन आइटम मिल रहा है। आप जब भी उसको लेके घर आएँगे तो आपको एक संतोष रहेगा कि मैं जो भी माल लेके आया हूँ वो एक जेन्युइन है, और कभी बाई चांस उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका अटेंड करने के लिए सॉल्यूशन रहेगा। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कैमरा लेने जाएँ तो वेल नोन या एस्टैब्लिश्ड किसी शॉप से लें, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप सेकंड हैंड कैमरा खरीदने जाते हैं, तो जो भी कैमरा बेच रहा हो, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, आप उससे कैमरे की ओरिजिनल इनवॉइस की डिमांड करिए। ओरिजिनल इनवॉइस की डिमांड मैं करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस रहती है तो आपके पास उस कैमरे का सारा डिटेल रहेगा कि वो कैमरा कितने साल पहले ख़रीदा गया है, कहाँ से ख़रीदा गया है, कितने दिन यूज़ किया हुआ है। तो लेकिन अदरवाइज़ अगर आपके पास उसकी इनवॉइस नहीं है
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितने दिन पुराना, क्योंकि कैमरे के जो मॉडल हैं या सीरियल नंबर है उससे पता नहीं चलता कि कितने साल पुराना कैमरा है। आपको खाली सामने वाले की बातों पे ही भरोसा करना पड़ेगा। तो इनवॉइस अगर आपके पास होगी तो एक आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा, वो आपके पास हमेशा काम आएगा। और एक चीज़ और, जब भी आपकी डील हो जाती है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने जिससे भी कैमरा ख़रीदा है उससे आपका एक सेल एग्रीमेंट टाइप का, जैसे आप गाड़ियाँ भी खरीदते हैं तो एक 10 रुपये के 20 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो लिखवाते हैं कि इसका ये ऑनर था पुराना वाला, इससे मैं ख़रीद रहा हूँ, उसी तरीके से आप कैमरे का भी एक सेल लेटर बनवा लीजिए पुराने ओनर से 20 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, ताकि और उस 20 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ में उस बेचने वाले डीलर अगर है तो एक इस्टेब्लिश फर्म है, आपको पक्का बिल देगा वो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, इंडिविजुअल है जिससे आप कैमरा खरीदने जा रहे हैं, तो उससे आप हमेशा एक सेल लेटर की डिमांड करिए और उसके ऊपर उस इंडिविजुअल का कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन जो पेपर होता है, लाइक आधार कार्ड है या उसका पैन कार्ड है, जिसमें आधार कार्ड ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसके अंदर उसका एड्रेस भी होता है। तो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या लाइसेंस हो, उसकी कॉपी के ऊपर उस कैमरे का सीरियल नंबर लिखिए, उस कैमरे का मेक नंबर लिखिए और मॉडल का नाम लिखिए और लिखिए कि ये कैमरा इस तारीख को मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को सेल कर रहा हूँ। तो उससे आपके पास कभी बाई चांस कोई अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके पास एक रिसीट होगी कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन से ये कैमरा ख़रीदा है। ऐसा मैं आपको इसलिए ही बोल रहा हूँ कि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि किसी का कैमरा चोरी हो गया और उसने पुलिस में एफआईआर लिखाई हुई है और वही कैमरा गलती से आपने ख़रीद लिया, एंड कभी गलती से उस कैमरे की रिकवरी होती है तो कैमरा तो आपके पास से मिलेगा, और चूंकि उस कैमरे की ऑलरेडी एफआईआर लिखी हुई है तो केस आपके अगेंस्ट बन जाएगा। तो इस तरह की उलझनों से बचने के लिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे किसी जानने वाले के साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो आप इस मुसीबत में न फंसे, इसलिए आपको एडवाइस है कि जब भी आप सेकेंड हैंड कैमरा खरीदें उसकी एक रिसीट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो ऑथराइज डीलर के द्वारा दी गई हो या इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा दी गई है। अब आपकी जब कैमरे के बारे में बातचीत हो जाती है उसके बाद आपको सबसे पहले कैमरे की फिज़िकल कंडीशन और उसकी वर्किंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है पेमेंट करने से पहले। तो यहाँ कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसको देख के आप अपने कैमरे की हेल्दीनेस और उसकी फंक्शनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको अगर ये पता नहीं चल पा रहा है कि कैमरा कितना यूज़ किया हुआ है, तो उसका चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक कैमरे का शटर कितनी बार क्लिक हुआ है, उस चीज़ को चेक करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिससे कि आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ कि आप जो भी कैमरा आप ख़रीदने जा रहे हैं उसके अंदर एक आप उसका मेमोरी कार्ड डालिए और उसके बाद आप कोई भी एक पिक्चर एम करिए और उसको शूट करिए, ठीक है। उसके बाद आप उसका जो मेमोरी कार्ड है वो आप निकालिए और अपने लैपटॉप में प्लग इन करिए। लैपटॉप में प्लग इन करने के बाद आप उस पर्टिकुलर जो पिक्चर आपने ली है उसको किसी एक नाम से नोट कर लीजिए ताकि आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अब उस पिक्चर को आपने जब सेव कर लिया उसके बाद अपने आप इंटरनेट के क्रोम ब्राउज़र या किसी और जो भी ब्राउज़र हो आपका उसमें जाइए और उसमें आप shuttercount.com लिखिए। तो जैसे ही आप shuttercount.com लिखेंगे तो एक वेबसाइट आपके स्क्रीन पर खुलेगी और उस पर आपसे दो चीज़ें पूछेगा, फाइल नेम एंड अपलोड, उसमें दो चीज़ें लिखी रहेंगी। तो जैसे ही आप फाइल के ऊपर ब्राउज़ पे आप बटन दबाएंगे तो आपके लैपटॉप पे जहाँ भी आपने उस फ़ोटो का सेव किया हुआ है वो वाली जगह पे आप उसको ले जाइए और उस फ़ोटो को क्लिक करके अपने उस सिस्टम में डाल दीजिए। और डालने के बाद जैसे ही आप अपलोड का बटन दबाएंगे और आपके स्क्रीन के ऊपर उस कैमरे के शटर के कितने बार काउंट हो चुके हैं, मतलब कितनी बार क्लिक हो चुका है, वो लिखा हुआ आ जाएगा। और साथ में ये भी पता चल जाएगा आपको कि ये कैमरा कितनी बार पिक्चर्स ले चुका है।
तो मान लीजिए अगर आपका शटर काउंट 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसा कुछ बता रहा है, इसका मतलब वो कैमरा काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि शटर काउंट आपका 1.5 लाख के अंदर ही है, इसका मतलब अभी कैमरा उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक कैमरा एक बार में आराम से अगर किसी प्रोफेशनल के पास है तो एक दिन में ही 2,500-3 हज़ार फ़ोटो खींच लेता है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के पास है तो 2-2.5 हज़ार पिक्चर तो एक साल में भी नहीं हो पाती हैं। तो बेसिकली आपको एक समझ में आ जाएगा कि ये कैमरा किसी इंडिविजुअल के पास है, किसी हॉबीइस्ट के पास है या किसी प्रोफेशनल के पास है। तो शटर काउंट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कैमरा कितना बार यूज़ हुआ है। उसके बाद जब आप शटर काउंट देख लेते हैं, उसके बाद आप अपने कैमरे का फिज़िकल इंस्पेक्शन करिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि आपको कैमरे के जितने भी बटन्स हैं उसको आप देखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कैमरा कितना यूज़ किया हुआ है। इस कैमरे में अगर आप देखेंगे तो जितने भी इसके बटन्स हैं, इसके सामने के जितने भी प्रिंट मार्क हैं वो सारे घिस चुके हैं। लेकिन वहीं अगर आप इस कैमरे को देखेंगे तो इस कैमरे में देखिए आपके जितने भी बटन्स हैं उसके सामने जितने भी प्रिंट्स मार्क हैं वो सारे के सारे विजिबल हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों कैमरों में से ये कैमरा कम यूज़ किया हुआ है और ये कैमरा ज़्यादा यूज़ किया हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कैमरा ज़्यादा यूज़ किया हुआ है या कौन सा कैमरा कम यूज़ किया हुआ है। अब इस तरह के जब फिज़िकल इंस्पेक्शन आप कर लेते हैं तो आउटर सरफेस की बात हुई। अब उसके बाद आपको इंटरनल इंस्पेक्शन करना है कैमरे का। तो सबसे पहले आप अपने कैमरे का, जो भी आप कैमरा लेने जा रहे हैं, उसका लेंस निकालिए और लेंस निकालने के बाद इसके सेंसर का आप सही से इंस्पेक्शन कीजिए। सेंसर आपको इस तरह से नहीं दिखाई देगा क्योंकि अगर ये DSLR कैमरा है तो उसके सामने में एक मिरर होता है। आप मिरर का भी इंस्पेक्शन कर लीजिए और मिरर के थ्रू ही यहाँ पर आपको व्यू फाइंडर का ग्लास भी दिखाई देता है, उसका भी इंस्पेक्शन कर लीजिए कि कहीं उस पर कोई इसी तरह का स्पॉट या किसी तरह का मार्क तो नहीं है। अब आपको सेंसर का जब आपको एग्जामिनेशन करना है तो आप अपने कैमरे की शटर स्पीड को B पे लगा दीजिए। B मतलब बल्ब होता है और इसमें आप जब जितनी देर तक के लिए भी इसको दबाए रखेंगे उतनी देर के लिए ये शटर खुला रहेगा। तो जैसे ही मैंने B पे रख के शटर को दबाया तो ये देखिए आप, ये खुल गया शटर। अब ये इसका मिरर ऊपर चला गया। अब आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वो कैमरे का सेंसर है। इस सेंसर को आप अच्छे से एग्जामिन कीजिए कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई ब्लैक मार्क या किसी तरह का कोई स्क्रैच या किसी तरह का किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये तो हो गया आपका फिज़िकल इंस्पेक्शन कि आपको किसी तरह का कोई मार्क दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद अब आप इसी कंडीशन में कैमरे को किसी वाइट सरफेस या स्काई की तरफ करके एक फ़ोटो खींचिए। अब इसमें फ़ोटो लेने के बाद ये जो इमेज आई है इसको आप अपने लैपटॉप पे ले जाइए और उसको फुल स्क्रीन पे अच्छे से एग्ज़ामिन कीजिए कि पूरी स्क्रीन के ऊपर किसी तरह के आपको धब्बे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मान लीजिए पूरी एक वाइट स्क्रीन आई है तो समझ लीजिए आपका सेंसर ठीक है। लेकिन अगर आपको बीच में कहीं धब्बे नज़र आ रहे हैं, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं सेंसर में प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप कैमरे को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जब आपने सेंसर को चेक कर लिया, देन उसके बाद आप अपने एक एक इसका फिज़िकल इंस्पेक्शन करना शुरू करिए। आपका जो आपने लेंस निकाला है उसको वापस लगाइए और इसको जब आप लगाते हैं तो इसका जो मूवमेंट है और इसका जो साउंड है उससे आपको इसकी स्मूथनेस का पता चलता है कि किसी तरह का जो ये माउंटिंग सिस्टम है इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इतने दिन तक लेंस यूज़ होते हुए बार बार आपने निकाला है और लगाया और बाई चांस इस वाली बॉडी पे किसी भी तरह का अगर कोई डेंट मार्क आ गया तो आपको लेंस लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जैसे ही इसको इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद हाथों के फील से पता चल जाता है कि इसका माउंटिंग सिस्टम कितना परफेक्ट है।
अगर इस तरह का बिल्कुल बढ़िया सा स्मूथ फंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब आपका माउंटिंग सिस्टम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इस जगह पे ये जो गोल्ड मार्क दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके जो गोल्डन मार्क्स होते हैं, उसी तरह के गोल्डन मार्क्स अगर आप देखेंगे तो लेंस पे भी होते हैं। तो बेसिकली ये गोल्डन मार्क्स और ये गोल्डन मार्क्स ये कैमरे का आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब एक एक गोल्डन मार्क इस लेंस का और गोल्डन मार्क इस कैमरे का आपस में कांटेक्ट में आते हैं। इसी के थ्रू आपके कैमरे के सारे फंक्शंस काम करते हैं, जैसे कि एक्सपोजर सिस्टम है, फोकसिंग सिस्टम है, या जो भी इसके अंदर के ऑटोमेटिक सिस्टम जो कैमरे के अंदर रहते हैं वो इन्हीं 8 पॉइंट से गवर्न होते हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई डेंट मार्क या कोई अलग से आपको विजिबली पता चल जाएगा कि उसमें किसी तरह का कोई निशान आ रहा है या किसी तरह का कोई डैमेज नज़र आ रहा है, तो ये डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आपने ये सारा कुछ चेक कर लिया तो उसके बाद अब आप एक एक स्क्रू को एग्जामिन कीजिए। ये जितने भी स्क्रूज होते हैं ना इसमें, उस स्क्रू को एग्जामिन कीजिए। यहाँ पे स्क्रू होते हैं और जहाँ जहाँ भी आपको स्क्रूज नज़र आ रहे हैं कैमरे की बॉडी पे, जहाँ जहाँ भी आपको नीचे कई जगह स्क्रूज दिखेंगे, जहाँ भी स्क्रूज हैं उसको देखिए। और इतना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कभी इसके ऊपर किसी तरह के किसी स्क्रू ड्राइवर का निशान तो नहीं है। कितना ही अच्छा कारीगर क्यों ना हो, अगर वो स्क्रू ड्राइवर से खोलेगा तो स्क्रू ड्राइवर के निशान स्क्रूज के ऊपर आ जाते हैं। और एक बार अगर स्क्रू के निशान आ गए हैं मतलब वो कैमरा अपनी लाइफ टाइम में खुला हुआ है। और अगर ऐसा कैमरा आपके सामने आता है मतलब वो रिपेयर्ड कैमरा है। तो इस तरह के कैमरास को हमेशा लेने से बचें। तो रिपेयर्ड कैमरा आपको नहीं लेना है। अब ये चेक कर लिया आपने कि कैमरे का फिज़िकल सिस्टम चेक कर लिया, फंक्शनैलिटी इस तरह की चेक कर ली, लेंस के बारे में चेक कर लिया। अब आप इसके जितने भी दूसरे फंक्शंस हैं उसको चेक करना शुरू करिए। तो सबसे पहले जब आप फंक्शंस चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो एंट्री लेवल के कैमरे हैं, जो नॉर्मली मैं अभी आपको एंट्री लेवल के कैमरों के बारे में ही बता रहा हूँ, जो कि APS-C सिस्टम के कैमरे हैं या जिसको कि क्रॉप सेंसर कैमरे बोलते हैं, तो उन सभी कैमरों में एक फ्लैश बिल्ट इन रहती है। तो ये बिल्ट इन फ्लैश जो है इसकी फंक्शनैलिटी आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये ऑटो पॉपअप इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कैमरे को आप ऑटो मोड में डाल दीजिए। और ऑटो मोड में डालने के बाद थोड़ा सा जो डार्केस्ट एरिया है कमरे के अंदर, जैसे अभी यहाँ कमरे के अंदर लाइट थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पर इस जगह पे अगर मैं इसका शटर दबाऊंगा तो फ्लैश अपने आप निकल के बाहर आना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी जैसे ही शटर इसका हाफ प्रेस किया तो ये फ्लैश निकल के बाहर आ गई। इसका मतलब इसका ऑटो पॉपअप सिस्टम काम कर रहा है। अब उसके बाद इसके हम अलग अलग तरीके से फ़ोटो भी लेके देख लेंगे। फ्लैश काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसका फ्लैश फंक्शन कर रहा है। अब इसको करने के बाद आप इसका जो एक्सटर्नल फ्लैश है उसको चेक करिए। एक्सटर्नल फ्लैश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हॉट शू माउंट है जहाँ पे फ्लैश को माउंट किया जाता है। अब इसमें अगर देखेंगे आप, ये चूँकि पुराना कैमरा ज़्यादा है, बहुत दिनों का यूज़ किया हुआ है, तो इसका जो शू सिस्टम है और ये कैमरा जो है ये एज़ कम्पेयर टू दिस कैमरा ये नया कैमरा, तो दोनों के हॉट शू में अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन के निशान किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, फ्रिक्शन के निशान है, लेकिन अगर मान लीजिए सारे पॉइंट्स इंटैक्ट हैं तो मतलब आपकी फ्लैश काम करेगी। बेहतर ये रहेगा कि जब भी आप ये कैमरा लेने जाएं तो आप एक अलग से फ्लैश अपनी ले जाएं साथ में। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से मांग के ले जाएं और उसमें लगा के, उस फ्लैश को लगा के आप कुछ फ़ोटोज़ लीजिए। वो फ्लैश काम का मतलब इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम फ्लैश के साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो इंश्योर हो जाएगा कि अगर आपने कोई भी फ्लैश लगा दी तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वो काम कर रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं जब आप, उसके बाद अब आप इसके सारे अलग से जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स हैं उसको चेक करना शुरू करिए।
तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि इसका ऑटो फोकस सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको अलग अलग चीज़ों को एम करेंगे और इसके अंदर जो एक हर जैसे ही फोकस हो जाता है आप बटन प्रेस करते हैं तो क्लिक साउंड आता है, मतलब इसका मतलब ये इतनी रैपिडली जो है चीज़ों को फोकस कर रहा है। और फोकस जब कर लेते हैं तो आप वहाँ पे उसका फ़ोटो लेके देखिए। और इसमें अगर आपका प्रिंट को आप लैपटॉप पे ले जाके देखना चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि फोकस एक्यूरेसी कितनी है। अदरवाइज़ आपको जब आप फोकस करते हैं तो व्यू फाइंडर में भी नज़र आ जाता है कि आपकी इमेज कितनी फोकस हुई है। उसके बाद अब आप इसका एक्सपोजर मीटर चेक करना शुरू करिए। इसको किसी भी ऑटो मोड में डाल दें, मतलब ऑटो अपर्चर में डाल दें या ऑटो शटर में डाल दें, इवन मैनुअल में भी अगर आप डालेंगे तो आपको साइड में एक एक्सपोजर मीटर का बार होता है। अब उसको आप कम और ज़्यादा लाइट की तरफ करिए। तो जैसे जैसे आप कम और ज़्यादा लाइट की तरफ करेंगे तो उसके अंदर जो आपका एक्सपोजर मीटर का जो निडल है वो प्लस से माइनस की तरफ होता हुआ नज़र आएगा। अगर मान लीजिए वो प्लस माइनस की तरफ से ऑटोमेटिकली आपकी लाइट कम हो रही है और लाइट ज़्यादा हो रही है और नीडल अपना मूव कर रही है या उसका जो पॉइंटर मूव कर रहा है प्लस से माइनस की तरफ, इसका मतलब इसका एक्सपोजर मीटर भी काम कर रहा है। इसके बाद आप इसकी बैटरी निकाल के चेक करिए। बैटरी यहाँ नीचे रहती है और ये आप चेक करिए कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। कुछ लोग कैमरा बेचने से पहले बैटरी अलग से किसी को बेच देते हैं और जो मार्केट की जो ऑर्डिनरी बैटरी होती है वो कैमरे में लगा देते हैं, क्योंकि इस बैटरी ये भी अलग से कॉस्ट मिल जाती है कि ये बैटरी अगर आप नई लेने जाएंगे मार्केट में तो 1,500-2,500 तक की रेंज में आती है। अलग अलग कैमरे की अलग अलग बैटरीज होती है, लेकिन ये भी एक कॉस्टली आइटम है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि कैमरे के अंदर ओरिजिनल बैटरी है या नहीं। अगर मान लीजिए ओरिजिनल बैटरी नहीं है तो आप फिर कैमरे की प्राइस डीलर से या जिससे आप ले रहे हैं नेगोशिएट कर सकते हैं, भाई आपके कैमरे में आपने ओरिजिनल बैटरी नहीं लगाई है इसलिए इसकी प्राइस भी कम होना चाहिए। देन उसके बाद आप चार्जर की डिमांड कीजिए कि सामने चार्जर इसका कौन सा है, और चार्जर में बैटरी लगाकर आप चेक करिए कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो उसके अंदर एक लाइट ब्लिंक करेगी, वो आप देख सकते हैं। जब आप कैमरा अच्छे से चेक कर लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है लेंस को चेक करने की। तो लेंस को भी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका तो फिज़िकल इंस्पेक्शन ही है। आप लेंस को कैमरे से बाहर निकालिए और उसके बाद आप इसका लेंस कैप निकाल दीजिए बाहर, और सबसे पहले आप इसके अंदर का पूरे जितने भी ग्लास एलिमेंट्स हैं उसको देखने की कोशिश कीजिए। अगर सामने इसका फ़िल्टर लगा हुआ है तो फ़िल्टर को भी निकाल दीजिए, और उसके बाद आपकी जो सरफेस है लेंस की उसको अच्छे से ध्यान से इंस्पेक्शन कीजिए कि इसमें किसी तरह का कोई स्क्रैच मार्क तो नहीं है। क्योंकि अगर लेंस के ऊपर किसी तरह का स्क्रैच मार्क आ गया या किसी तरह का कोई भी निशान है तो वो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं और वो आपकी फ़ोटोज़ की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। तो आपके जितने भी फ्रंट साइड है बैक साइड है, बाकी अंदर का तो आप देख ही नहीं सकते क्योंकि दो ही सरफेस आपको दिखाई देंगी, आउटर मोस्ट इधर की दिखाई देगी एंड आउटर मोस्ट इधर की दिखाई देगी। इसको आप अच्छे से इंस्पेक्शन कीजिए कि किसी तरह का इसके ऊपर किसी तरह का कोई स्क्रैच मार्क तो नहीं है। उसके बाद आप लेंस का पूरा अंदर देखने की कोशिश कीजिए। और इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि जब भी आप किसी लेंस को ऐसे देखते हैं तो वो हमेशा जो लेंस का मिनिमम अपर्चर होता है उसके ऊपर रहता है, तो आपको अंदर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एक लीवर होता है, इस लीवर को जैसे ही आप उंगली से साइड करेंगे तो देखिएगा डायफ्राम इसका अपर्चर अपने आप घटता बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको उंगली से ऐसा करेंगे तो ये मैक्सिमम डायफ्राम की तरफ इसका पूरा डायफ्राम खुल जाएगा। अब जब इसका पूरा डायफ्राम खुल गया है उसके बाद अंदर से आप पूरा इंस्पेक्शन कीजिए लेंस का कि इसके अंदर किसी तरह का कोई जाला टाइप का तो नज़र नहीं आ रहा है आपको, किसी तरह की कोई एक फंगस। अगर क्या होता है कि बाई चांस अगर कैमरे के अंदर मॉइस्चर आ गया कभी
तो इसकी फंगस जो है लेंसेज के बीच में चली जाती है और वो फंगस फिर आप कुछ भी कर ले नहीं निकलती। उसका एक ही होता है कि इसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ता है और लेंस को एक बार आपने डिसमेंटल कर दिया तो उसकी वापस असेंबली करके परफेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो ऐसे लेंसेज को ख़रीदने से हमेशा बचिए कि अगर उसके अंदर अगर आपको किसी तरह का कोई जाल या जाली नज़र आ रही है, अगर कोई भी ब्लैक मार्क अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लैक मार्क या इवन ब्लैक मार्क स्मोक टाइप का भी अगर कोई निशान दिखाई दे रहा है, मतलब आप समझ जाएं कि उसके अंदर किसी तरह का कोई फंगस मार्क है। तो ऐसे लेंस को लेने से हमेशा बचिए। तो ये हो गया आपका कैमरा और लेंस दोनों का इंस्पेक्शन। तो ये सारी चीज़ें जब आप एग्ज़ामिन कर लेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हाँ, आपके कैमरे की फंक्शनलिटी ठीक है। उसके बाद आपको अपने विजडम से या मार्केट की वैल्यू इस कैमरे की क्या होनी चाहिए, या उससे जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं या थोड़ा बहुत इंटरनेट वगैरह पे भी पता चल जाता है कि इस ब्रांड के इस मॉडल की क्या कीमत होनी चाहिए, उसके आसपास आप नेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी कैमरे की स्टैंडर्ड प्राइस नहीं होती, इट ऑल डिपेंड्स द कंडीशन ऑफ द कैमरा। तो उस समय जो भी आपका विजडम है उसमें आप या अपने किसी एक्सपर्ट फ्रेंड की सलाह ले सकते हैं जिसके साथ में आप कैमरा लेने जाएं और वहाँ पे आप नेगोशिएट करके वेल प्राइस में एक कैमरा ले सकते हैं। एंड अगर आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा तो बिल्कुल यकीन मानिए आपको कभी धोखा नहीं होगा और आपका ये कैमरा आपको अच्छी सर्विस देगा। और जिस दिन चाहेंगे आप इस कैमरे को जो आपने ख़रीदा है 10% से लेकर 30% के डिप्रिसिएशन पे आसानी से वो बिक भी जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए 1 लाख का कैमरा ख़रीदने जाते हैं तो जब भी बेचेंगे तो आपको कम से कम 30-40 हज़ार का उसमें डिप्रिसिएशन देना होगा। मतलब 1 लाख का कैमरा आपका 60-65 हज़ार से ज़्यादा का नहीं बिकेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक 25-30 हज़ार का कैमरा ख़रीदा है तो जब भी आप उसको बेचने जाएंगे उसके बदले में आपको 18-19-20 हज़ार आराम से मिल जाएंगे। इवन अगर आप 3 साल बाद बेचेंगे तो भी। जबकि नया कैमरा अगर आपने 2 महीने बाद भी बेचा तो एकदम से उसकी प्राइस डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ये फ़र्क है एक नए कैमरे में पुराने कैमरे में। आफ्टर ऑल डिसीजन इज़ योर्स कि आप नया कैमरा लेना चाहते हैं या पुराना कैमरा लेना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं सभी उन लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कैमरा ही लें, पुराने कैमरों से भी अच्छा काम हो सकता है। आपके पास जितने पैसे हैं उतने में मार्केट का जो भी कैमरा आपको मिल सकता है आसानी से आप ले लीजिए। इससे सेटिस्फाई हो जाने के बाद आप आराम से कैमरे को ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि डेफिनेटली जब आप सेकेंड हैंड कैमरा ख़रीदते हैं तो आपके काफ़ी सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि जो कैमरा मार्केट में आपका नया कैमरा मान लीजिए 1 लाख का आएगा, उसी का सिमिलर कैमरा उसी के इक्वल परफॉर्मेंस का कैमरा आप 20 हज़ार से 50-60 हज़ार तक की रेंज में जैसा मॉडल हो जैसी कंडीशन उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। तो अगर आप शुरू में एक अच्छी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे लेंस की भी ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए शुरुआत में अगर आप कैमरा और लेंस दोनों ही बहुत अच्छा लेना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं सभी हमारे नए फ़ोटोग्राफर्स को ये सजेशन देता हूँ कि आप कैमरा बॉडी कोई से भी ख़रीद लो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोशिश करो कि लेंस आप एक अच्छा से अच्छा खरीद लो। तो मान लीजिए आपने 20-25 हज़ार की कैमरा बॉडी ले ली, आप लेंस 40-50-60 हज़ार जितने का भी अच्छा लेंस मिलता हो आप ले लीजिए। क्योंकि लेंस की लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेंस में ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। प्लस अगर आप धीरे धीरे कैमरा मॉडल चेंज भी करते जाएंगे तो यही लेंस आपके नए कैमरे में भी आराम से फिट हो जाए। इवन DSLR के कैमरे के लेंसेज जो है मिररलेस में भी लग जाते हैं। एक छोटा सा अडॉप्टर आता है बीच में, जैसे अगर आपने मान लीजिए आपका पुराना DSLR का लेंस रखा हो और आप अपना मिररलेस में यूज़ करना चाहेंगे तो एक 10-15 हज़ार का एक अडॉप्टर आता है, उससे आपके सारे लेंस मिररलेस में यूज़ हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप कभी भी लेंस में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपका कभी बेकार नहीं जाएगा। तो फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा, आप कैमरा बॉडी कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन एक लेंस अच्छा से अच्छा। तो अच्छा से अच्छा मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने DSLR लिया है, APS-C DSLR लिया है, क्रॉप सेंसर DSLR लिया है, तो उसमें आपका 18 से 140 mm या 18 से 150 mm या 18 से 200 mm के जो लेंस होते हैं
और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत शार्प पिक्चर देते हैं। और इसकी कीमत, नए लेंस की कीमत मैक्सिमम 40 से 60,000 के बीच में होती है, वो आप ले लीजिए। और भले ही आपका 20,000 का कैमरा हो तो भी 40,000 प्लस 20,000, 60,000 में आपका एक बढ़िया फोटोग्राफी किट तैयार हो जाएगा, जो कि आपको नया कैमरा लेने जाएंगे तो 80-90 हज़ार देने के बाद में भी वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लेंस में इन्वेस्ट ज़्यादा करिए, कैमरा बॉडी में कम करिए, तो आपकी फ़ोटोग्राफी की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी आएगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर पहुंच पाएंगे या उनसे आगे निकल पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले मंगलवार को फिर शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।